गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनल और मेरे साथ मौजूद है अवधेश और दीपा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देखिए, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ पूरी हो गई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी है। हालांकि यूपी एटीएस को सीमा हैदर की जासूस होने के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर वाकई प्रेम दीवानी है या फिर सरहद पार से कोई साजिश है, इस बात से पर्दा अभी उठ नहीं पाया है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से अब तक जो पूछताछ की है, उसमें सीमा हैदर के पाकिस्तानी एजेंट होने के सबूत नहीं मिले हैं। सीमा हैदर से सोमवार और मंगलवार को यूपी एटीएस ने पूछताछ की है। 2 दिन में 17 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक पासपोर्ट ऐसा है जिसमें आधार और नाम नहीं है, जिसकी जांच की जा रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा 2020 में पबजी ऑनलाइन गेम के जरिए संपर्क में आए थे। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और सीमा हैदर ने सचिन से मिलने के लिए सरहद पार कर दी। 11 मई को सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल के काठमांडू पहुंची। 13 मई को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत में पहुंची। भले ही सीमा हैदर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा है कि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिससे सदन में हंगामे के आसार हैं। संसद की पुरानी बिल्डिंग में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इससे पहले सुबह 10 बजे विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी, जिसमें 2024 को लेकर बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के दल शामिल होंगे। वहीं सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर मीडिया को संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा, जिसमें सरकार कुछ बिल पेश करेगी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पोस्टल सर्विसेज बिल, जन विश्वास बिल, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष बिल, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल शामिल हैं। दूसरी ओर विपक्ष की अपनी तैयारी है। सदन में मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर कथित आक्रमण के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल सकता है। देखिए, संसद के मॉनसून सत्र का आगाज कैसा होगा, उसका अंदाजा विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने पुरानी बिल्डिंग में मॉनसून सत्र कराए जाने पर सवाल उठा दिया। खरबों रुपए लगा के आनंद फान के अंदर आप ही मैसेज दे रहे हो, हमने नया संसद भवन बना दिया, पानी भर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हालांकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब भी दिया। ऐसे बिना बेसिस ऐसे एलिगेशन करना ठीक नहीं है। स्पीकर आपको स्पष्टीकरण देगा। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग की है। 2.5 महीने हो गए जल रहे हैं मणिपुर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा, कम से कम सदन में आके तो बयान दे। वहीं सरकार मणिपुर पर चर्चा का दावा कर रही है। सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जहां यूसीसी पर चर्चा चाहते हैं, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट इसी सत्र में यूसीसी को लागू करने की मांग की है। तो देखिए, बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। नीतीश कुमार मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बेंगलुरु से बिहार चले गए। इसे लेकर बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार को विपक्षी एकता से दरकिनार कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है। बेंगलुरु से दिल्ली फतेह मिशन के नाम का आगाज किया गया। विपक्ष के गठबंधन को इंडिया का नाम दिया गया। उसके बाद ही नीतीश कुमार बेंगलुरु से बिहार के लिए रवाना हो गए, जिस पर अब बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर सवालों की बौछार कर रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद को लगा था कि उन्हें विपक्ष का नेता मान लिया जाएगा, लेकिन उनका सपना टूट गया। नीतीश कुमार जी सोच के गए थे कि हमको उम्मीदवार मान लेंगे। ऐसा कोई गठबंधन में किसी ने चर्चा भी नहीं किया।
हालांकि नीतीश कुमार ने नाराजगी की खबरों को नकार दिया है। हम लोग एकजुट हैं और मिलजुल करके बाकी सब लोगों से बात हो गई, अच्छा रहा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है कि क्या जल्दबाजी थी, जब चार्टर प्लेन था उनके साथ में तो क्या जल्दबाजी थी, वहाँ प्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए। दिल्ली में अलायंस के नाम को लेकर बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली के अविनीश मिश्र ने विपक्षी पार्टियों पर इंडिया का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करने का आरोप लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की जो इबारत लिखी जा रही है उससे एक बड़ा झटका लगा है। मायावती के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी गठबंधन से दूरी बनाई, तो वहीं AIMIM इस गठबंधन के विरोध की बात कह रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात भी विरोध के सुर तेज कर रही है। एक तरफ तो 39 दलों वाला एनडीए है तो दूसरी तरफ 26 दलों की एकजुटता का इंडिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया का मुकाबला होने वाला है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की एकता के इंडिया का विरोध तेज हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने विरोध में सुर तेज कर दिए हैं। AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार ने राहुल गांधी के घर घर विरोध करने की बात कही। राहुल जी ये कैसी टीम इंडिया बना रहे हैं, इतनी मुसलमानों की तादाद में कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात भी कांग्रेस और उसके गठबंधन पर हमलावर हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि विपक्ष एकता के इंडिया में मुसलमानों के हित से कोई मतलब नहीं है। क्या वो मुसलमानों के साथ कांग्रेस खड़ी है और वो उनकी अलायंस खड़ा है या फिर हुकूमत के साथ में जाना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की अनदेखी के आरोप लगा रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात UCC के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और गठबंधन के खिलाफ कड़ी हो गई है। बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। अनुशासनहीनता के आरोप में 10 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। कर्नाटक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों पर विधानसभा उपाध्यक्ष की ओर कागज उछालने का आरोप लगा है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष UT खादर ने कार्रवाई करते हुए 10 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर G परमेश्वर ने बीजेपी पर निशाना साधा। It is unfortunate. We have laid out some guidelines, some rules in the house. House rules are there. Nobody prevents them to go on protest in the well. वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी विधायकों पर हुई कार्रवाई को लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताया। It is the murder of democracy. They want to suppress the voice of opposition. निलंबित किए गए बीजेपी विधायकों में सुनील कुमार, R अशोक, CN अश्वथ नारायण, यशपाल आनंद सुरबणा, D वेदव्यास कामत, अरविंद बेलाट, अरागा ज्ञानेंद्र, उमानाथ कोटियन, धीरज मुनिराजू और भरत शेट्टी वाइस शामिल हैं। इन सभी विधायकों को इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की रेगुलर बेल पर आज सुनवाई है। आज दोपहर 12:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। 18 जुलाई को कोर्ट में पेशी के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोप झेल रहे हैं, जिसे लेकर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। रेगुलर बेल मिलेगी या नहीं, इस पर आज फैसला हो सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दोपहर 12:30 बजे सुनवाई होनी है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने 17 जुलाई को जमानत याचिका दाखिल की थी। 18 जुलाई को भी ब्रजभूषण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर को 2 दिन अंतरिम जमानत दी थी। दोनों को 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। आज ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें IPC की धारा 354, 354A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी उफान मार रही है। वहीं महाराष्ट्र में सैलाब के सितम ने लोगों को परेशान कर दिया है। आज भी महाराष्ट्र के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश से बड़ा हादसा हो गया।
इरसालवाड़ी नाम के एक गांव में लैंडस्लाइड हुआ, जिससे 30 से 40 घर मलबे में दब गए। 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रायगढ़ की पाताल गंगा नदी भी भारी बारिश के चलते खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सड़कों और घरों में पानी भरने से नदी के आसपास रहने वाले लोगों का संपर्क टूट गया। यहाँ बारिश के चलते उफान पर आए नाले में एक छात्रा की डूबने से मौत हो गई। स्कूल से लौटते वक्त छात्रा नाले के बहाव में फंस गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद उसके शव को नाले से बाहर निकाला गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में स्कूलों में छुट्टी की गई है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारी बारिश के चलते ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। ये ठाणे रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ में भीषण लैंडस्लाइड, गांव पर गिरा पहाड़ का मलबा और 39 घर दबे हुए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी वहां से सामने आ रही है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का जायजा लिया। ये हादसा रायगढ़ के इरसाल गांव में हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र के रायगढ़ से जहां पर ये भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार आपको बता दें कि बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सी दिक्कतें आ रही है। गांव पर गिरा पहाड़ का मलबा, 49 घर दबे हुए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग लापता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं रायगढ़ में, जहां लैंडस्लाइड हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, 100 लोग लापता है और मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हादसे की, और रायगढ़ का यह हादसा है जहां पर इरसाल गांव में पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया और इसमें 39 घर दब गए, जिसमें से 100 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो से मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरसालवाड़ी गांव में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी पर बसा हुआ ये गांव चट्टानों की चपेट में आ गया। बीती रात से ही बहुत मूसलाधार बारिश इस पूरे इलाके में हो रही थी और पहाड़ी पर बसे हुए आदिवासियों का गांव चट्टान के नीचे दब गया। हम इरसालवाड़ी गांव के नजदीक हैं। ये देखिए, आप यहाँ तक गाड़ी आ पा रही है, जहाँ तक आपको सड़क दिख रही है, और इसके बाद आपको पहाड़ी पर चढ़ाई नजर आ रही होगी और पहाड़ी पर चढ़ते हुए कुछ लोग भी नजर आ रहे होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो पहाड़ी है और इस पहाड़ी के पीछे ये गांव है। यानी कि 3 तरफ से ये गांव पहाड़ी से घिरा हुआ था और पहाड़ी के निचले सतह पर, निचले स्तर पर ये पूरा गांव था इरसालवाड़ी, जो कि आदिवासियों का गांव था। इस गांव में लगभग 46 घर थे और बताया जा रहा है कि इस 46 घर में 39 घर मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बीती रात 11:30 से 11:45 बजे के करीब इसी पहाड़ का चट्टान जो है वो गांव पर फिसल गया, गांव पर गिर गया और इसकी चपेट में 100 से अधिक लोग आ गए। इस गांव की जनसंख्या लगभग 260 है और 260 में से बताया जा रहा है कि 120 से अधिक लोग मलबे के भीतर दबे हुए हैं। गाड़ियां यहीं तक जा रही हैं और इसके बाद लोगों को ट्रैक करते हुए पहाड़ी पर चढ़ना पड़ रहा है और ट्रैक करने के बाद पहाड़ी पर जो गांव है, इस पहाड़ी के ठीक पीछे, वहां पहुंचना पड़ रहा है और वहां से अगर कोई पार्थिव शरीर मिलता है या कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो आप कल्पना करिए किस स्थिति में उसे रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीती रात जब ये हादसा हुआ, जब पत्थर गिरने लगे, मलबा गिरने लगा, तो आनन फानन में गांव के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागे लेकिन उनके परिजन पीछे छूट गए। जो लोग अपनी जान बचाकर भागे वो उनकी स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते। बेहद दयनीय स्थिति है, बेहद डरावनी स्थिति है। ये है वो परिवार के लोग जिनके अपने तो उस मलबे में ही पीछे छूट गए, मलबे में दब गए, घरों में रह गए, लेकिन ये किसी तरह से बच गए। और जब ये घटना हुई तब ये अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे। चूंकि उस वक्त अंधेरा था, कोहरा था, तो अंदाजा नहीं था कि घर में कौन सदस्य कहां पर है। अफरा तफरी का माहौल था। इस अफरा तफरी के माहौल के बीच ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, छोटा बच्चा है, इतने लोग अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन इनके परिजन, महिलाओं के परिवार के सदस्य, इसमें से किसी के पति, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी की माता, तमाम लोग वहां गांव में पीछे छूट गए, जिस पर मलबा गिर गया। ये बेहद दयनीय और बेहद दर्दनाक तस्वीर है महाराष्ट्र के लिए। महिलाओं की रो रो कर बहुत बुरा हाल है और ये
बेहद दर्दनाक तस्वीर है। कल उम्मीद और प्रार्थना यही करते हैं कि इनके जो परिजन है वो सुरक्षित होंगे, उन्हें जल्दी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करेगी, उन्हें जल्दी मेडिकल इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये जो चीख है ये कुछ लोगों की चीख नहीं है, बल्कि ऐसी सैकड़ों जिंदगियों की चीख है जो बीती रात इस बड़े हादसे का शिकार हुए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, रायगढ़। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।